देखा जा रहा है कि एमसीडी जो एक प्लेस है जहाँ पर सालों साल से एक ऐसा तबका जहाँ पे वो उन्हें ना तो जीवन निर्वाह के लिए प्रॉपर कुछ मिल पा रहा है, ना जीवन उनका आगे चल पा रहा है, उनके बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो ऐसी स्थिति में है कि उनका जीवन बहुत ज़्यादा लंबा चलता नहीं है क्योंकि वो गटर के अंदर काम करें, सफाई का जो भी काम करें। तो ये वर्ण व्यवस्था ऐसी है जो कायम कर दी गई है कि ये SC ST OBC जितने भी मूल निवासी आदिवासी हैं ये कभी भी एक बैनर के नीचे इकट्ठे ना हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। मैं सबसे पहले भारत न्यूज़ 247 का धन्यवाद करती हूं। मेरा नाम पिंकी सुजाता है, MCD की ट्रेड यूनियन चलाती हूं और इसके साथ साथ मैं एक सामाजिक संगठन चलाती हूं पूरे भारत में। अभी हम आपको सुन रहे थे, मंच से आप बात कर रहे थे, तो उसमें एक आपकी जो बातें थी उनके अंदर दो बातों का जिक्र जाता था, ठेकेदारी बचाओ आंदोलन के साथ साथ कि भाई हमें समाज में भी बेदारी यानी कि जागृति लानी हो। जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि आज भी जैसे कि 75 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, अब भी भेदभाव अपनाया जा रहा है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये मैंने अभी कहा भी कि आज भी कहीं ना कहीं एक ऐसी वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी गई है कि हम SC ST OBC जितने भी आदिवासी मूल निवासी हैं वो सब एक होकर भी एक कहीं ना कहीं नहीं मानते अपने आप को, क्योंकि हमने सुना था कि मन भेद होते हैं, लेकिन अब मत भेद हो रहा है कि हम एक ही जाति से जाने वाले मूल निवासी एक ही जाति है उससे जाने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं काम के अकॉर्डिंग जो हमारी अब जातियां बना दी गई हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मतलब इतना भयावह कहूँगी मैं इसको, एक भयावह सिस्टम है कि आप ये सोचो कि एक परिवार में 4 से 5 भाई हैं, 7 भाई हैं, 10 भाई हैं और उनको उनके समर्थ के अनुसार अगर फैमिली का बड़ा उनको बांट देता है तो वो कभी भी भाई होकर भी एक दूसरे को भाई नहीं समझते, वो कहीं ना कहीं आपसी द्वेष लाना शुरू कर देते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था ऐसी है जो कायम कर दी गई है कि ये SC ST OBC जितने भी मूल निवासी आदिवासी हैं ये कभी भी एक बैनर के नीचे इकट्ठे ना हों, क्योंकि हम 85x15 काउंट करते हैं, लेकिन हम 85% अपने आप को काउंट तो करते हैं, लेकिन साथ कितने हैं। हाँ, चलिए इस बात पर तो हम बात कर ही रहे हैं, आपसे थोड़ा ये भी जानना चाहता हूँ, क्या जिस तरह से वर्ण व्यवस्था का जिक्र कर रही हैं और बात कर रही हैं भेदभाव की, तो क्या सरकारी महकमों में भी आपको देखने को मिलता है? सर बिल्कुल मिलता है। मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आज मैं MCD पे ही बात करूंगी, क्योंकि जो आपकी शैली हो ना, जो आपकी फील्ड हो, जो आपका सब्जेक्ट हो, आप उस पे ही चलिए। मैं MCD की बात करती हूँ कि MCD में बहुत सारे हमारे SC ST OBC के ही अधिकारी, जिनका पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लूँगी, हमारे SC ST OBC के ही बहुत सारे सीनियर्स अधिकारी होते हैं, लेकिन जब सफाई व्यवस्था की बात आती है, सफाई कर्मचारियों के यूनियन लीडर्स की बात आती है, सफाई कर्मचारियों के हक और मांग डिमांड की बात आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं संकोच करते हैं, अपनी मुट्ठी को बीचते हैं और जो हक हमें मिलना चाहिए, जो हमारा संवैधानिक हक है, हमारी मूलभूत मांग डिमांड है और वो जो डिपार्टमेंट दे सकता है उसमें वो भी कहीं ना कहीं संकोच करते हैं और अपने 2 कदम पीछे जाने की कोशिश करते हैं और जाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ वर्ण व्यवस्था जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया वो इसलिए किया कि हम कहते तो ये है कि एकता अनेकता में एकता, लेकिन यहाँ एकता में अनेकता जो वर्ण व्यवस्था के जरिए कर दी गई है। सामाजिक के साथ साथ यानी कि आपको कारोबारिक भी लड़ाई लड़नी हो। बिल्कुल लड़नी है। मैं थोड़ा ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो वक्त वक्त पर सफाई कर्मचारियों के लिए या खास करके दिल्ली में तो MCD को बड़ा महत्व देती हैं जी, चुनाव आने से पहले। बिल्कुल। आप लोगों को कितना महत्व देते हैं? सर MCD डिपार्टमेंट दिल्ली नगर निगम में कम से कम 10 डिपार्टमेंट आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और अपना डैम्स डिपार्टमेंट जो सफाई कर्मचारी, जैसे कि अभी आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, यहाँ पे सभी सामान्य साथी बोल रहे थे कि सबसे निचले पायदान पे खड़ा होता है एक सवस्था सैनिक। सफाई करुणा योद्धा का उनको टाइटल तो दे दिया गया, लेकिन सिर्फ शब्दों में, उसके अलावा उनके पास कोई बेनिफिट नहीं होता। 12 से 14 हज़ार रुपये प्रति माह कमाने वाला एक सफाई कर्मचारी भाई बहन
जो 3 से 6 महीने उनको सैलरी भी प्रोवाइड की नहीं जाती, और इलेक्शन के टाइम पे उनके हाथ धोना, पैर धोना, मुंह धोना और पता नहीं क्या क्या करना, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है जो हमेशा कर दिए जाते हैं। मैं आज भी ये कहूँगी कि एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है इतनी भारी संख्या में हमारी कम्युनिटी को होने के बावजूद, और उसके बावजूद भी ये लगता है कि इनको इससे भी नीचे ढकेल के कहीं और खड्डे में डाल दिया जाए, क्योंकि 5 साल जब इलेक्शन एंड ऑफ द 5 ईयर्स होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे हमारे लिए सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ वो भाषण में या पेपर वर्क पे, रियलिटी में कुछ नहीं होता और ना दिया जाता। हमें कुछ और भी देखने को मिलता है, जैसे कि भाई आपके एमसीडी के अंदर बहुत सारे यूनियन चल रहे हैं मजदूरों की आवाज़ को उठाने के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई संगठन बीजेपी से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, इस चीज़ को किस नज़र से लेते हैं आप? सर, मैं इस चीज़ को इस नज़र से लूँगी कि पार्टियों में पार्टिसिपेट करना हर व्यक्ति विशेष का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप ट्रेड यूनियन लीडर चलाते हैं या कोई भी सामाजिक संगठन चलाते हैं, आप पे ये कोई बाध्य नहीं है इस चीज़ के लिए कि आप किसी भी पार्टी के लिए काम ना करें, लेकिन आप सबसे पहले उस चीज़ को महत्वता दें जिस कम्युनिटी का आप हिस्सा हैं, जिस फील्ड का आप हिस्सा हैं। आप सफाई कर्मचारी ट्रेड यूनियन अपने आप को कहलाते हैं और सफाई कर्मचारियों के बारे में बात करना चाहते हैं, सफाई कर्मचारी के हितैषी कहलाते हैं, तो लेकिन आप उनकी मांग डिमांड के लिए किसी भी पार्टी या किसी भी अधिकारी के साथ कितना लड़ते हैं और कितना अड़ते हैं, ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आपके चैनल का कि आप हमारी मैं कहूँगी इसको कर्म युद्ध नहीं कहेंगे, इसको एक धर्म युद्ध कहेंगे, और धर्म युद्ध के साथ साथ कर्म युद्ध। और आज तो इसको क्या नाम दूँ मेरे को वो भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप हमारी लड़ाई में आप हमारे साथ हैं। मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट। आज यहाँ पर एक मोर्चा स्थापित हुआ है और नारा दिया जा रहा है कि ठेकेदारी हटाइए, देश बचाइए। जी। अगर मैं बात करूं महिलाओं को लेकर कि जितनी महिलाएं कर्मचारी होती हैं किसी भी महकमे में, वो इस मुद्दे से कितनी सहमत है? देखिए, डेफिनेटली आप जो ठेकेदारी हटाने की बात की जा रही है, और ठेकेदारी इस समय मैं अगर बात करूं तो 70% जगह पर ठेकेदारी ही चल रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मतलब सब टेंडर होता है, और वह मतलब इतनी सरकारी नौकरियां नहीं है। जैसे आपने सुना भी कि मैंने कहा कि सरकारी नौकरियां या परमानेंट जो जॉब्स हैं वो मात्र 3% एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा, पार्लियामेंट्री देखा जाए तो 3% है, लेकिन अभी निर्वर्तमान में मात्र 1 से 1.5% रह गई है। ठीक है, तो हम वास्तव में लड़ाई सिर्फ क्या 1-1.5% के लिए कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो यहाँ पर बनाया गया है, वो ये है कि नॉर्मली देखा जा रहा है कि एमसीडी जो एक प्लेस है जहाँ पर सालों साल से एक ऐसा तबका जहाँ पे वो उन्हें ना तो जीवन निर्वाह के लिए प्रॉपर कुछ मिल पा रहा है, ना जीवन उनका आगे चल पा रहा है, उनके बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, और वो ऐसी स्थिति में है कि उनका जीवन बहुत ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, क्योंकि वो गटर के अंदर काम करें, सफाई का जो भी काम करें। इसी तरीके से जैसे धोबी समाज है, वो भी बहुत सारा सफाई का काम करता रहता है, कपड़े धोता ही नोता है। तो वो ये सब कुछ ऐसे वर्ग हमारे समाज के हैं जो एक वंचित समाज से आते हैं, और वंचित समाज के अंतर्गत जो काम करने वाले जो समाज है वो निरंतर अशिक्षित है, और वो अशिक्षित है, इसके कारण वो नौकरी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर हम बात करें आरक्षण की या रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो रिजर्वेशन तो उसको मिलेगा ना जो 12वीं कर लेगा, फिर ग्रेजुएशन कर लेगा, उसके बाद तो नौकरी लेगा ना, है ना। और रिजर्वेशन कहीं पर भी आपके घर में जाके अनाज नहीं डाल रहा है, हाँ। राइट, लेकिन उस बच्चे को स्कूल में जाने तक का मौका ही नहीं मिल रहा। क्यों? उसके पिता की जो आय है वो 6,000 रुपये है, 7,000 रुपये है, या फिर 10,000 रुपये है जितनी है, और वो उससे पूरे घर का निर्वाह भी नहीं कर पा रहा। तो ये ठेकेदारी के, क्योंकि उनका जो एक जैसे कहा जाता है ना कि एक कार्य एक वेतन होना चाहिए, तो मतलब ठेकेदारी हटाओ के अंतर्गत यही चीज़ है कि एक कार्य के लिए एक वेतन होना चाहिए, समान कार्य समान वेतन। ठीक है, वो चाहे, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा इसका उल्लेख भी है, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब मतलब लेबर मिनिस्टर थे अपने टाइम में, तब भी उन्होंने इस चीज़ पर भी रखा, ना जाति के आधार पर, ना धर्म, ना संप्रदाय के आधार पर, ना जेंडर के लिंग के आधार पर एक महिला कार्य करती है। आप देखिए, इसमें और विडम्बना देखिए, ठेकेदारी के अंतर्गत पुरुष ठेकेदारी होती है, पुरुष को अगर 6,000 मिलते हैं तो महिला को 4 ही मिलते हैं। अभी सोचिए कि महिला को तो और ज़्यादा वंचित कर दिया गया।
तो ये ठेकेदारी जो प्रथा या जो ठेकेदारी माहौल जो बना हुआ है उसको हटाना मुझे नहीं लगता कि ये हट पाएगा, लेकिन इसके अंदर सुधार और रिफॉर्म करना, एक यूनिफॉर्म लॉ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो समान कार्य का समान वेतन हो, चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्परेरी हो। ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद।